फाइबर जो है वो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में यूज होता है और ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कैसे होता है कि उस ऑप्टिकल फाइबर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक कोर होता है, क्लैडिंग होती है। तो क्लैडिंग क्या होती है, वो रेयरर होती है, रेयरर मीडियम होती है, और कोर जो है वो डेंसर होता है। क्लैडिंग की जो आउटर सरफेस है इस आइटर से, तुमसे क्वेश्चन इसमें आएगा कि ऑन विच प्रिंसिपल और व्हाट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑन विच ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स। तो ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स, वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके जो है ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट, वन इज कोर, अनदर वन इज क्लैडिंग। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, refractive index of core is more than refractive index of cladding। जो कोटिंग है, कोटिंग से उसका जो है कम होता है, सो दैट कि हमें DIR इंश्योर करना है, हमें DIR इंश्योर करना है। तो कैसे होगा कि यहाँ से जो सिग्नल एंटर किया, यहाँ से जो भी सिग्नल एंटर करेगा, तो जो भी सिग्नल जब एंटर करता है यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे यहाँ तो TIR होगा नहीं भाई, यहाँ से तो हम सिग्नल एंट्री करा रहे हैं, यहाँ पे ये एयर है। अब इसके बाद जब कोर में वो एंटर कर गया तो इस सिग्नल को इसके अंदर जो है जाना है, इसके अंदर। कोई कहेगा कि सर ऐसे ही नहीं भेज देंगे भाई, उतना स्पेसिफिक जो है वो ओरिएंटेशन हमेशा मेंटेन नहीं होगा। हम ऐसे भेजने की कोशिश करेंगे, ऐसे जाएगा तो ठीक है, किसी एंगल पे हो तो वो TIR होके जाए, ये है। तो यहाँ से ये इंसिडेंट हुआ, अब हम इतना इंश्योर करेंगे कि वो हर एंगल पे क्या हो, यहाँ पे TIR हो जाए। तो यहाँ पे ये डेंसर होगा, तो इसको हमें क्या रखना है, रेयरर रखना है इसका, सो दैट कि डेंसर से रेयरर में जाएगा तो TIR हो जाएगा, और यहाँ पे अगर TIR हो जाएगा तो हर पॉइंट पे TIR ही होगा, सेम एंगल होगा। तो यहाँ से जो है ऐसे ऐसे क्या करेगा, कम्युनिकेट होता जाएगा। तो इसमें जो है नो लॉस होगा, कोई भी जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट होके बाहर नहीं जाएगा, ट्रांसमिट होके बाहर नहीं जाएगा तो कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो सिग्नल की स्ट्रेंथ बनी रहेगी, सिग्नल की स्ट्रेंथ बनी रहेगी, बेटर क्लैरिटी हमें मिलेगा। बात समझ में आई? यस सर। तो तो इसमें एंगल मेंटेन करना तो यस सर, वो कैलकुलेट करेंगे, अभी वो कैलकुलेट करेंगे कि कितना आएगा। नहीं, प्रैक्टिकली मुश्किल होगा, बोल रहा हूँ। एंगल मेंटेन करना मुश्किल है, प्रैक्टिकल सिचुएशन में कोई भी चीज ऐसे डिजाइन होती है कि जो कि सब कुछ झेल सके, सारी पॉसिबिलिटी को। अब ऐसे थोड़ी कि हीरो होंडा के लिए केवल 2 ही लोग को डिजाइन करेंगे, उनको पता है कि 4 लटक जाएंगे उसमें। तो डिजाइन में जो है वो चीज कंसीडर्ड होता है, सेफ्टी मार्जिन लिया हुआ रहता है। तो यहाँ पे जब भी डिजाइन होगा तो ये देखा जाएगा कि 0 से लेकर 90 तक के सारे रेस का हमें TIR कराना है, उसके हिसाब से क्या म्यू लेना चाहिए, क्या क्वाड क्लैडिंग लेनी चाहिए। तो इसमें जो है फिर से एक स्टूडेंट का बहुत ही अच्छा जो है क्यूरियोसिटी आया था। सर क्वेश्चन है सर, ये वायर बेंड होगा तो फिर क्या होगा, बेंड होगा पड़ेगा? न, बेंड होने से भी कुछ अफेक्ट नहीं करेगा, बेंड होने से ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही रहेगा ना। बेंड होगा तो भी क्या होगा, ये इसके अलोंग म्यू तो सेम रहेगा। ऐसे कुछ मान लो ये पाइप जो है, ऐसे ट्यूब जो है, अगर ऐसे कुछ हम बेंड भी मान लेते हैं, तो जो भी एंगल तो पे 2 मिनट इंसिडेंट पहले होगा। मेरे दिमाग में आया था क्वेश्चन ये वाला। हाँ, तो नहीं, उससे क्या है कि उससे अच्छा एक क्वेश्चन एक पूछा गया था कि सर ऐसा है कि ठीक है चलो TIR तो हो रहा है, हम ऐसा करते हैं कि इनर वाले को जो है रिफ्लेक्टिंग बना देंगे, मिरर बना देंगे, और तब नहीं पॉसिबल है कि रिफ्लेक्ट होते होते जो है चला जाएगा, कि यहाँ तो TIR के लेकिन लिए 100% नहीं होगा ना सर? नहीं। अब फिर मल्टीपल इमेज बनने लगेंगे। मिरर बना के उसको जो है सिल्वर करके वहां से जो है रिफ्लेक्ट करना पॉसिबल है, बट एक्चुअली मिरर के केस में जो रिफ्लेक्शन होगा वो मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जो सिल्वरिंग है वो तो एक कोटिंग होती है। अब ये ट्यूब क्या है, वो बेंड होगा, कुछ होगा, हम उसको कैरी करेंगे, तो वो उस कोटिंग की लाइफ जो है वो चली जाएगी। जैसे कहीं से भी अगर कोटिंग फ्रैक्चर हुआ तो तुरंत जो है वो काम खत्म हो जाएगा। तो तुम्हें भी पता है कि वायर कैसे बाहर फेंका हुआ रहता है और कैसे उसकी जो है ग्राउंड के अंदर उसको डालते हैं, पड़ा हुआ है, पता चला 2 महीने तक बारिश हो रही है। तो उस पॉइंट से सिस्टम को जो है रोबस्ट होना होता है। तो अगर थ्योरेटिकली ऐसे संभाल के तो कोई नहीं भेजेगा ना कि ऑप्टिकल फाइबर बचा के चलो, इसमें जो है रिफ्लेक्शन से यूज हो रहा है।
तो इसलिए वो मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, हैंडलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मिरर वाला पॉइंट जो है वर्थलेस रहेगा। अदरवाइज मिरर अगर सिल्वर कर देंगे तो वो काम कर सकता है। ठीक है, काम की चीज इसमें इतना है कि ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स सर ऑन उसमें मिरर मतलब सिल्वरिंग करेंगे, सर सिल्वरिंग करेंगे तब भी तो कुछ ऑब्जर्व होगा ना, इसमें तो टोटल जा रहा है पूरा। हाँ, एब्जॉर्ब कुछ होगा, बट ऐसा केस भी पॉसिबल है, बट वो फिजिबल नहीं है उस चीज का। और दूसरा जो है ये शाइनिंग ऑफ डायमंड भी क्या है, शाइनिंग ऑफ डायमंड वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड होता है। क्यों? क्योंकि एक बार जो लाइट डायमंड के अंदर एंटर कर जाती है तो वो डायमंड के जो एजेस को ऐसे बनाया जाता है कि वो जो भी लाइट उसमें इंसिडेंट हो वो अब लाइट उसके अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं निकल पाएगी, तो वो थोड़ा सा ब्राइट दिखता है, शाइन करता है। तो शाइनिंग ऑफ डायमंड, ऑप्टिकल फाइबर, ये सारे फिनोमेना किस पे है? TIR के ऊपर बेस्ड है। तो अब हम लेते हैं कैलकुलेशन। यहाँ पे ये जो है म्यू आर है, ये जो है म्यू डी है, यहाँ से लाइट इंसिडेंट हुई तो डायमंड का शेप में से बनाया जाता है। हाँ, ये जो है सर थीटा तो फिर ऐसे कोई भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को अगर शेप से कर दें तो वो चमकेगा सर? हाँ, वो उस मतलब जो नेचुरल स्टेट से जो डिजाइन किया हुआ है उससे थोड़ा ब्राइट दिखेगा ही दिखेगा। तो क्रिटिकल एंगल पे तो डिपेंड करेगा ना। हाँ, क्रिटिकल एंगल पे तो वही क्रिटिकल एंगल वाला भी आ जाएगा वो पॉइंट कि ये, अब हम क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं फिर थोड़ा सा वो कंपेयर करोगे कि यहाँ से म्यू डी है, ये म्यू आर है, एंगल जो है यहाँ से ये लाइट सोर्स है। तो क्रिटिकल एंगल पे क्या होता है? क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ इमरजेंसी इज 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू डी, ये हुआ म्यू डी इंटू साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू आर इंटू साइन 90। तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा सी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू डी। या फिर हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू रिलेटिव, where mu relative is equal to denser by rarer। तो if rarer जो है, rarer वो एयर है तो ये क्या हो जाएगा? म्यू हो जाएगा साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू। साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू का मतलब है कि जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना कम क्रिटिकल एंगल होगा, बहुत ही कम क्रिटिकल एंगल होगा, समझ रहे हो? बहुत कम क्रिटिकल एंगल होगा मतलब जैसे डायमंड का आप सोचो, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे हाईएस्ट है तो उसका जो क्रिटिकल एंगल है सबसे लोएस्ट है। ठीक है, 10-20 डिग्री। तो सबसे लोएस्ट क्रिटिकल एंगल लोएस्ट है, मतलब हमारे पास रेंज 0 से 90 है ना, 0 से 90 है। अब लोएस्ट का मतलब यहाँ से मान लो कि 20 डिग्री हुआ, तो 20 से 90 की जो भी वैरायटी है सारी जो है TIR होगा। तो डायमंड अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से, अब कोई दूसरा मटेरियल लेते हैं उसका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा ज्यादा है, कम है, तो उसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा हो जाएगा, तो उसके लिए बस इतना ही रेंज मिला हुआ है। हाँ सर। ठीक है, तो इसलिए ड्यू टू दिस हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड शाइन्स मोर एज कंपेयर टू अदर मटेरियल, क्योंकि उसका क्रिटिकल एंगल छोटा होता है, सारी रेंज जो है उनका TIR होता है, उसी में पैक हो जाती है। और अगर दोनों दिए हुए हैं हमारे पास, ये रेयरर और डेंसर दोनों है, तो ये जो थीटा सी डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई? डिपेंड्स ऑन क्या? कलर के ऊपर डिपेंड करेगा? नो सर, नहीं तो क्या जो ग्लास का एक क्रिटिकल एंगल होगा या ग्लास एयर का और ग्लास वाटर के क्रिटिकल एंगल अलग अलग होंगे? ग्लास एयर अलग अलग है सर ग्लास एयर अलग अलग सर। ग्लास एयर का एक क्रिटिकल एंगल होगा, ग्लास वाटर का एक अलग होगा, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन पेयर ऑफ मीडियम। देखो दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है,
ऐस- म्यू रिलेटिव के ऊपर म्यू रिलेटिव, ऐसा नहीं है कि ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल है वो कांस्टेंट हो जाएगा, नहीं, वो एक पेयर की प्रॉपर्टी है, जैसा पेयर होगा उसके हिसाब से उसका जो है क्रिटिकल एंगल होगा। दूसरा बात है कि ये जो है ये तो डिपेंडेंट है किस पे, म्यू पे, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि थीटा सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय म्यू एंड म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, मींस दिस इज मोर देन लैम्डा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। मतलब क्या हुआ कि क्रिटिकल एंगल फॉर रेड is more than critical angle for violet, as lambda red is more than lambda violet. Lambda red is more than lambda violet और critical angle for red is more than critical angle for violet. अब critical angle ज्यादा है, critical angle ज्यादा है इसके लिए यहाँ से, तो मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है क्या है कि अगर दो वेव, दो कलर अगर इंसिडेंट हो रहे हैं किसी मीडियम पे, मान लो यहाँ पे एयर है और यहाँ पे वाटर है, ग्लास है, कुछ भी है, और डाइक्रोमेटिक है, डाइक्रोमेटिक मतलब दो कलर हैं, वाइट लाइट है, जो भी, तो किसी एंगल पे इंसिडेंट हो रही है और इसमें जो है दोनों कलर है, रेड भी है और वायलेट भी है। क्वेश्चन पर्टिकुलरली ऐसा है कि रेड भी वायलेट दोनों एक साथ इंसिडेंट हो रहे हैं किसी भी एंगल पे, तो किसके रिटर्न होने के चांसेस ज्यादा है? सर रेड का। तो वायलेट का है। हाँ Violet वायलेट का। का सर, उसका थीटा सी कम। Violet यस सर, वायलेट। थीटा सी जो है यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ से थीटा बढ़ता इनवर्सली जा रहा है, प्रोपोर्शनल। तो पहले थीटा सी आ जाएगा वायलेट का, जिसका वेवलेंथ कम उसका पहले आ जाएगा थीटा भी, और उसके बाद रेड कलर का बाद में आएगा। तो कोई भी अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो उसमें इस वायलेट का टीआईआर होने के चांसेस ज्यादा है, ये जो है वायलेट का टीआईआर होने के चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू रेड, ठीक है, बिकॉज क्रिटिकल एंगल जिसका स्मॉल होगा उसका टीआईआर पहले हो जाएगा। इंसिडेंट हो रहा है तो जीरो से स्टार्ट हुआ, जीरो से जैसे जैसे बढ़ रहा है तो पहले वायलेट का टीआईआर हो जाएगा, बाहर जो है रेड कलर जाना स्टार्ट हो जाएगा, रेडिश टाइप की लाइट हो जाएगी, फिर धीरे धीरे ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। सबसे लास्ट में रेड कलर का टीआईआर, सबसे लास्ट कलर में। सर एक बार फिर से बोलेंगे क्या? कि जैसे मान लो कोई भी पर्टिकुलर है, समझा दीजिए। किसी मीडियम में अगर लाइट इंसिडेंट हो रही है और उसमें मान लो दो कलर है, रेड है और वायलेट है, तो किसी पर्टिकुलर एंगल पे अगर लाइट इंसिडेंट हो रही है तो किस कलर का टीआईआर होने के चांसेस ज्यादा है, किस कलर के लिए टीआईआर होने के चांसेस ज्यादा है। तो यहाँ पे टीआईआर होने के चांसेस, जिसका क्रिटिकल एंगल कम है उसका टीआईआर पहले होगा, जिसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा है उसका टीआईआर बाद में होगा, क्योंकि ज्यादा एंगल ऐसे इंक्रीज होता जाएगा। तो उस साइड जैसे जैसे इस पॉइंट से दूर जाएंगे तो रेड कलर का होगा और इस पॉइंट के क्लोज में क्या होगा, वायलेट कलर का टीआईआर होगा। तो ट्रांसमिटेड लाइट रेड कलर की होगी और रिफ्लेक्टेड लाइट वायलेट कलर की होगी। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लैम्डा के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर, तो फिर जो मतलब टेलीकम्युनिकेशन के लिए जो यूज करते हैं ना सर, उसका तो कोई कलर नहीं होता है, मतलब उसका हम वेवलेंथ देखेंगे तो उसका एक वेवलेंथ कम होगा, एक वेवलेंथ रहेगी, मतलब मल्टीपल नहीं रहेगा, एक वेवलेंथ रहेगी, दो वेवलेंथ रहेगी, जो भी है, ठीक है। अच्छा। और सर और जो हम ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मटेरियल लेंगे, ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मटेरियल, हाँ ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मटेरियल प्रेफर करेंगे कि जो भी अवेलेबल है उसमें ज्यादा रिफ्लेक्टिव, मतलब इकोनॉमी और डिजाइन दोनों ही कंस्ट्रेंट होता है किसी प्रैक्टिकल चीज में, कि ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पता चला महंगा मिल रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव, तो वो देखना होगा कि भाई कौन सा डायमंड ही डाल देते हैं। इंजीनियर का काम यही रहता है, फिर बाहर वाला भी डायमंड डाल देंगे तो पता चला कि मतलब रेयर ज्यादा तो पता चला वो खोद के लेके भाग गए ऑप्टिकल क्या होगा सर डायमंड डालने? अच्छा तो ऐसा है इसमें। अच्छा एक क्वेश्चन और आया था दिमाग में इसमें, अच्छा हाँ, अगर ये मैं बोलूं कि क्रिटिकल एंगल इज ऑलवेज मोर देन 45 डिग्री,
ये स्टेटमेंट ट्रू होगा फॉल्स होगा? फॉल्स। फॉल्स होगा सर। फॉल्स False होगा सर। क्रिटिकल होगा। क्रिटिकल एंगल इज मोर देन और इक्वल टू 45 डिग्री, 45 डिग्री से ज्यादा होगा। फॉल्स होगा सर। फॉल्स। फॉल्स। तो वो म्यू रिलेटिव के ऊपर डिपेंड करता है सर। रिलेटिव अगर म्यू रिलेटिव अगर कम होगा, बहुत कम होगा, नहीं बहुत ज़्यादा होगा अगर, तो फिर वो 45 से कम भी हो सकता है। सर बोल सकते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा डायमंड का होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो फिर 1/2 के आसपास कुछ आएगा वो। 1/2 टाइम 60 हो गया, तो 60 डिग्री से, 30। हाँ सॉरी 30 डिग्री, तो 30 डिग्री से ज्यादा ही होगा। ऐसे देखो थियोरेटिकली तो जो है वही है कि जिसका हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वहां से हम कंपेयर करेंगे, वहां से कंपेयर भाई म्यू की वैल्यू जो भी है वो ग्रेटर देन 1 होती है। म्यू की वैल्यू जो भी है वो ग्रेटर देन 1 होती है। तो अगर अवेलेबल मटेरियल के टर्म्स में हम सोचेंगे सिर्फ थ्योरेटिकली ऐसा कुछ नहीं है। क्रिटिकल एंगल मस्ट बी लेस देन 45 डिग्री, ये फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकली तो म्यू की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 से लेके मतलब 1 से ग्रेटर ही होगी, 1 से ग्रेटर होगी। तो बट वो वैल्यू क्या होगी 1 से लेके, अब बहुत हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है तो ये जो है 0 के क्लोज भी होगा, 0 के क्लोज भी होगा, तो पॉसिबल है। बट अगर हम अवेलेबल मटेरियल के टर्म्स में देखेंगे तो वो तो 2.4 या 2.5 ऐसे ही है, तो वहां से जो है हमारा कुछ लिमिटेशन आएगा जो कि 45 से ज्यादा ही रहेगा, 45 से ज्यादा रहेगा। तो हमारे अवेलेबल मटेरियल के हिसाब से तो 45 डिग्री या उससे ज्यादा ही रहता है। बट अगर सिर्फ कोई ऐसा पूछता है कि 45 डिग्री से ज्यादा होगा ऑलवेज, ये फॉल्स है, ये कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ठीक यस है, सर। थ्योरेटिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे हमारा कोई वो वो कंट्रोल नहीं है। थ्योरेटिकली तो कुछ भी हो सकता है, 1 से ज्यादा कुछ भी ले लो, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा होगा तो वो 0 होगा। सर डेंसिटी ऑप्टिकल डेंसिटी में थोड़ा डिफरेंस बता। डेंसिटी यार वो मटेरियल डेंसिटी जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमारी डेंसिटी है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और ऑप्टिकल डेंसिटी जिसका मेजरमेंट होता है म्यू से, वो है C/V। जो मटेरियल डेंसर होगा कोई जरूरी नहीं है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ही होगा। ये डेंसिटी और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि ऑप्टिकल डेंसिटी मेजर करता है, ये दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी है। अलग अलग है। ये इसके लिए डेंसिटी फाइंड करने के लिए हमने मास लिया, उसका वॉल्यूम लिया, उससे डेंसिटी आ गई। ठीक है, और उधर इधर क्या लेंगे, स्पीड ऑफ लाइट लेंगे, ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो ये लाइट के टुवर्ड्स क्या मटेरियल का रिस्पॉन्स है, लाइट के टुवर्ड्स मटेरियल का किस तरह का रिस्पॉन्स है, कैसा बिहेवियर है, वो डिपेंड करता है इसमें। समझे कुछ? हाँ, एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है सर, टर्पलिन और वाटर। टर्पेंटाइन और वाटर का। हाँ, टर्पेंटाइन। अच्छा ठीक है। हाँ, तो ये दोनों अलग चीज है। ये हो गया क्रिटिकल एंगल, उसके कलर के ऊपर डिपेंडेंसी, वेवलेंथ स्मॉल होगी तो क्रिटिकल एंगल स्मॉल होगा। और पेयर की प्रॉपर्टी है, 90 डिग्री पे होगा क्रिटिकल एंगल। ठीक है, इसके वेवलेंथ की डिपेंडेंसी भी हो गई। एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको ट्राई करना कि जैसे ये सरफेस है और ये हमारा पॉइंट सोर्स है, इस पॉइंट सोर्स का पावर है P, पॉइंट सोर्स का पावर है P। सर सर्कल फाइंड करेंगे क्या, सर्कल का रेडियस अच्छा फाइंड या कर फिर लिया एरिया? ये, वो इतना एडवांस कैसे हाँ, चल रहा है? एनसीईआरटी का है सर क्वेश्चन। हाँ, तो यहाँ से जो है ये ऐसे लाइट जा रही है, तो जितने पोर्शन से लाइट बाहर जाती है उसको हम बोलते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये जो पॉइंट सोर्स अगर यहाँ पे प्लेस्ड है, तो ये जितने सर्कुलर पैच से लाइट बाहर जा रही है उसको बोलते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये सर्किल ऑफ
इल्यूमिनेशन। तो हमें क्या करना है, इस सर्किल का रेडियस फाइंड करना है, इस सर्किल का रेडियस फाइंड करना है। तो फाइंड रेडियस ऑफ सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, रेडियस ऑफ सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, पहला ये है एरिया ऑफ सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, वो आ जाएगा तो पाई आर स्क्वायर करना है, सर्कुलर पैच है। सबसे ज्यादा कष्ट इसमें होगा, फाइंड फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी गोइंग आउट फ्रॉम द मीडियम, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी गोइंग आउट फ्रॉम मीडियम। कि जैसे मान लो 100 वाट का बल्ब है, तो वो 100 जूल एनर्जी पर सेकेंड दे रहा है, तो उसका कितना परसेंट इस पैच के थ्रू जा रहा है, ये बताना है। तो इसमें थोड़ा जो है इस पे एस्टिमेटेड टाइम 20 मिनट्स, इसमें एस्टिमेटेड टाइम 5 मिनट, और इसमें जो है 30 सेकेंड। 1 ठीक है, ठीक है। तो सोचने 30 और मिनट करने का वाला टाइम, आप पे छोड़ेंगे। तो नहीं आप पे छोड़ेंगे नहीं, इसको करना है फाइंड फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी Yes, गोइंग sir. आउट फ्रॉम मीडियम, कि कितना परसेंटेज बाहर जा रहा है, उसको कैसे एलिमिनेट करेंगे, कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। हिंट दे रहा हूँ कि टोटल तो ऐसे ऐसे जो है सर्कुलर पैच में ऐसे जो लाइट सोर्स होगा, तो वो तो सर्किल में ऐसे स्फेरिकल एरिया में टोटल वो एनर्जी दे रहा होगा, पी का हाँ, हाँ मतलब सर। रेडिली। तो मतलब ये जो टोपी थीटा टाइप का, निकालेंगे। ये जो टोपी है, कैप जो है, ठीक है ना, ये कैप हाँ एक सर। किंडर जॉय कैसे जैसे रहता है, वैसे ये जो कैप है, इस कैप में कितना एरिया इंटरसेप्ट हुआ, हाँ, ये वो निकालना है। ठीक है, ये तो टोटल 4 पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया हुआ, उसमें से हमें इस पैच का जो कैप का एरिया कितना हुआ वो निकाल लेंगे, तो उसको वही रेशियो हो जाएगा, उतना फ्रैक्शन उससे ज्यादा है। ठीक है, तो ये ट्राई करना है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सर ये कुछ वॉल्यूम करके निकालेंगे मतलब। जो भी है पावर स्फेयर का कितना फ्रैक्शन है, कितना फ्रैक्शन वो एरिया है, तो टोटल तो जो इंटेंसिटी निकालेंगे, इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर पर यूनिट एरिया, और इनटू जो है ये कैप का एरिया निकाल देंगे, यही आ जाएगा हमारा एनर्जी गोइंग आउट, टोटल एनर्जी गोइंग आउट। फ्रैक्शन निकालने के लिए टोटल इंसिडेंट बाई आउट ऐसे कर देंगे, तो फ्रैक्शन हो जाएगा। तो इसको सोचना है, सर ये कोशिश जो करना। सॉलिड एंगल का जो निकालेंगे ना, एल इक्वल टू आर थीटा था, फिर सॉलिड एंगल का कुछ वैसा ही टाइप का होगा, हाँ सही बोल डेल रहा एस मतलब बाई आर एरिया के स्क्वायर। रिस्पेक्ट में। बिल्कुल सही बोल रहा है, सही अरे है। वाह। तो वैसे सॉलिड एंगल लिक्विड एंगल जो सोचना है उसको सोचो और उसको करो। ठीक है, चलो सर पावर किंडर जो है देंगे सर, हैं? सॉल्व कर दिया था।